स्पिरिट की ताकत क्या हो सकती है अगर वो आपको नुकसान पहुंचाने पे आए तो? स्पिरिट की ताकत ये हो सकती है कि वो किसी भी हद तक जा सकती है। एक ऐसा केस हुआ है मेरे जीवन में जिसकी मैंने भी कभी कल्पना नहीं की थी अनमोल जी। दोस्त, ऐसा है, कोई लेडी है जो तुम्हारी फैमिली से और बड़े लंबा समय बिताकर इंतजार करके उसने तुम्हारी फैमिली से बदला लेना शुरू किया है, और एक मोमेंट पे उसकी बॉडी में इतनी हीट जनरेट हुई, उसको लगा यहाँ पर किसी ने उसको कुछ किया है। द मोमेंट उसने अपने हाथ को ऐसे अपने पार्टनर को कहा कि देखो क्या है, उसने देखा हटा के टी शर्ट, तो वहाँ पर 3 नाखून के निशान थे। आउट ऑफ नोवेयर बड़े नाखून के निशान थे, और ये नाखून वाले इंसिडेंट ना मेरे 2 केसेस में, सिमिलर केसेस में ऐसा हुआ है। वो इतने विजिबल निशान थे कि वो घबरा गई उस टाइम। सीरियसली सर? हाँ, ये हुआ एग्जैक्टली। हमारी कुंडली हमारे मरने की डेट भी बताती है? हमारी कुंडली हमारी मरने की डेट के बारे में बताती है, डेट एग्जैक्ट नहीं। हालांकि मेरे साथ बहुत खराब हुआ है, मैं बड़ा ईश्वर से डरने लगा हूँ इस बात के लिए कि जिस चीज़ की मैंने डेथ डेट प्रिडिक्ट की है वो एग्जैक्ट उसी डेट के आसपास हो गई, तो अब डर लगता है। आपने छलावा जो होता है जी, उसका मतलब एनकाउंटर वगैरह कुछ? हाँ, मैंने तो काफ़ी एनकाउंटर किया है। आप उसे छलावा कहो, बहरूपिया कहो, हाँ। मेरे साथ हुआ है। उस सुनसान रोड पर हमने एक ऐसा छलावा देखा जिसने पूरी बॉडी पे मतलब बहुत अजीबोगरीब कपड़े थे, नीचे लहंगा पहना हुआ था, ऊपर जेंट्स के टाइप कपड़े थे, सर पे एक हैट था, इतनी विजिबिलिटी थी उसकी। गुंजन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट बाबा में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर आपका यहाँ बुलाने के लिए। आप आए, हमारी जब बात हो रही थी जी, तो मुझे पता चला आप पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं जी। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन मतलब बहुत नॉर्मल सिंपल, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और पैरानॉर्मल एनर्जीज, ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, डिफरेंस है इन दोनों? बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, पैरानॉर्मल एनर्जीज वो सभी एनर्जीज हैं जो नॉर्मल नहीं है। यानी कि नॉर्मल जीवन में जैसे आप, मैं, सभी जीव जंतु, चाहे वो पानी के हैं या पक्षी हैं या धरती पे चलने वाले हैं जी, हम सब लोग एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, नॉर्मल जीव हैं। इसके अलावा भी एक बहुत सारी एंटिटीज़, बहुत सारी स्पिरिट्स जो नॉर्मल जीवन से परे हैं, वो सब पैरानॉर्मल एनर्जीज में काउंट होती हैं। हर वो एनर्जी जो इंसान के दृष्टिकोण से नॉर्मल नहीं है और उसके नॉर्मल जीवन का हिस्सा नहीं है, वो सब पैरानॉर्मल है। मतलब जो हम नहीं देख पा रहे हैं और वो मतलब हैं दुनिया में, जिन्हें आप, ऐसा नहीं है, कुछ को आप देख भी पाते हो शायद, लेकिन जिनको, जो आपके नॉर्मल जीवन का हिस्सा नहीं है, वो पैरानॉर्मल एनर्जीज हैं। ओके। और उन एनर्जीज के प्रयोग से की जाने वाली एक्टिविटीज को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे अगर किसी ने किसी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया जी, और उसने किसी एंटिटी का इस्तेमाल किया, तो वो एंटिटी तो हो गई पैरानॉर्मल एनर्जी। ओके। और वो क्रिया पूरी जो किसी व्यक्ति पे की गई है वो हो गई एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी। ओके। लेकिन सर जैसे आज के टाइम में किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, हम लोग किसी अघोरी के पास जाते हैं, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि हमें रिलीफ कराइए इस चीज़ से, तो वो पर्सन तो ठीक हो जाता है जिसके ऊपर कुछ था, कोई एंटिटी थी, तो जो वो एंटिटी होती है तो वो तांत्रिक वो खुद रख लेते हैं अपने पास या रिलीज कर देते हैं, उसका चैनल क्लियर कर देते हैं जिससे उसको मुक्ति मिल जाए? देखिए, इसमें सबका अपना अपना तरीका है काम करने का। ओके। और एनर्जीज पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे सपोज कोई एनर्जी है, कोई स्पिरिट है, ठीक है, और स्पिरिट का इस्तेमाल किया, नहीं एक आत्मा का इस्तेमाल किया, और वो आत्मा भटक रही है और परेशान थी, उसका इस्तेमाल किया गया। अब ऐसी लाखों करोड़ों आत्माएं हैं जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं। अब अगर सपोज मैंने उसे किसी व्यक्ति पे से हटाकर दूसरी जगह छोड़ दिया, तो बहुत मुमकिन है कि कोई और उसका इस्तेमाल करेगा। ओके। उसको किसी और पे इस्तेमाल किया जाएगा। सही तरीका यही है, जो हमने अपने गुरुओं से सीखा, जो हमें आता है वो यही, अगर वो स्पिरिट्स है या कुछ ऐसी एंटिटी है जिसको इस यूनिवर्स से मुक्त किया जा सकता है, तो प्रक्रिया ऐसी हो कि उसे हटाया जाए और फिर उसे उसके मुक्ति और मोक्ष के रास्ते पे भेजा जाए। लेकिन अगर एंटिटी ना जाना चाह रही हो तो वही प्रोसेस हमारा है। जैसे मेरा एक प्रोसेस रहता है, मैं हमेशा यही करता हूँ और सालों से यही प्रोसेस है। उस एंटिटी को हम मंत्रों के माध्यम से, सिद्धियों के माध्यम से फोर्स करते हैं, उसको कमज़ोर करते हैं। ऐसा नहीं है कि उससे हम कोई लड़ाई लड़ रहे हैं। ओके। हम उसको मनाने की कोशिश करते हैं मंत्रों के माध्यम से, सिद्धियों के माध्यम से,
और उसको एक ऑल्टरनेटिव भोग भी देते हैं। कोई भी बलि मतलब ऐसा नहीं है कि आप जिस किसी जीव जंतु की बलि सोचो, बलि के बहुत सारे स्वरूप हैं। जैसे सात्विक बलि भी होती है, नारियल, नींबू, जायफल एक इंसान की बलि के बराबर माना गया है तंत्र विद्या में जायफल को। उसके अलावा बहुत सारी बलियां हम ऑलरेडी डेड जो मतलब वो हैं जीव, उनके अवशेषों से बनाकर उसको मंत्रोच्चारित करके उसको तैयार करके उसको अर्पित करते हैं उसके भोग के रूप में। क्योंकि आप अगर एक एंटिटी को किसी के पास से हटा रहे हो जी, तो आप टेक्निकली उसका भोग छीन रहे हो जिसका वो सेवन कर रही है। बिल्कुल। चाहे वो एनर्जी के रूप में सेवन कर रही है, चाहे वो उसके साथ रहने के रूप में सेवन कर रही है या उसको तंग कर रही है। जब आप उसे हटाते हो, उसे ऑल्टरनेट भोग लेते हो, वो आपकी वाली बात कि ये जरूरी नहीं है वो माने, तो वहीं हमारे मंत्र और सिद्धियां काम आती हैं जिससे हम उसे मजबूर करते हैं कि आपको ये लेना पड़ेगा भाई, आप इसे लो और हमारे साथ चलो। पहले डिटैच करते हैं जी, डिटैच करके उसको उस चीज़ पर मोहित करते हैं। फिर उसे यहाँ वो भोग नहीं देता, मैं ले जाता हूँ ऋषिकेश के घाट पे, वहाँ ले जाकर मंत्रों की शक्ति से उस भोग को फिर से तैयार किया जाता है और उसको अर्पित करके उस भोग के साथ उसे गंगा में विलीन होकर मुक्ति और मोक्ष के माध्यम पे भेजा जाता है। मेरा रास्ता यही है, मेरा तरीका यही है सालों से। पर ऐसा भी कई बार हुआ है कि कुछ एंटिटीज ऐसी हैं जिनका आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ ऐसी स्पिरिट्स होती हैं जिनको नहीं किया जा सकता। कुछ लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि हम किसी को भी हटा सकते हैं। मैं ये कहता हूँ समझदारी ये है कि आप का काम किसी का जीवन बचाना है। अब मेरे क्लाइंट के साथ क्या था, मैं अक्सर इस केस की बात करता हूँ कि वो क्लाइंट के साथ क्या था, उसके बच्चों पर, वो एक घर में थे और वो घर में एंटिटी थी। कहाँ की बात है? एंटिटी क्या, ये दिल्ली की बात है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताऊंगा जी। तो दिल्ली में वो घर है, वहाँ पर उनके 2 बच्चे थे और वो क्योंकि उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी तो वो बच्चे अकेले रहते थे, मतलब छोटे बच्चे थे, 16-17 साल के, 17-18 साल के, एग्जैक्ट एज मुझे याद नहीं है। तो वो बच्चे वहीं रहते थे। तो वहाँ पर एक छोटी लड़की थी जो 7-8 साल की रही होगी, वो उनको बिल्कुल क्लियरली दिखती थी, बच्चों को दिखती थी। अब उन्होंने जब पेरेंट्स को ये बात बताई तो पेरेंट्स को लगा बच्चे हैं, अकेले रहते हैं, शायद डरते हैं। तो उन्होंने अपनी मदर इन लॉ को कहा कि भाई आप इनके साथ आकर रहो। मदर इन लॉ रही। अब मदर इन लॉ को कुछ नहीं दिखा। सो दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ माइंड एंड उस एनर्जी के ऊपर कि वो किसके साथ अपना इंटरेक्शन करना चाहती है और किसके कांटेक्ट में आना चाहती है। तो लिटरली जब मदर इन लॉ ने कहा भाई मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, मतलब उसकी उनके पेरेंट की, उनके ग्रैंड मदर थी वो तो बच्चों की, तो उन्होंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं दिखता। तो उन्होंने इस बात को आई गई कर दिया। पर मुझसे फ़ोन पे बात की थी, बोले भाई मदर को कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं होगा। मैंने भी यही बोला, मैंने कहा हो सकता है बच्चे डर गए हों, जल्दबाजी में क्यों हम कोई निर्णय लें। थोड़े दिन बाद जब बच्चों के साथ ज़्यादा दिक्कतें होने लगी, लिटरली जो उस घर का बेटा था उसका कहना यह था, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने कहा भाई आप एक काम करो, भैया से मिल लो, हम तो इतनी दूर है नहीं है। मैं उससे मिला, उससे अकेले मैंने बात की। मुझे आज भी याद है, हम एक कार पार्किंग के अंदर बैठे थे और तब उसने मुझे बताया, तो ही वॉज ऑलमोस्ट क्राइंग, और उसने कहा भैया कोई समझने को तैयार नहीं है, वो लिटरली रोज़ आती है, हमारे साथ ही रहती है, मैं पढ़ता हूँ तो मेरी पीठ पे बैठ जाती है, लिटरली बोले मेरी पीठ पे बैठती है। और अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम पापा मम्मी को बताते हैं, उनको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं। आप मेरा बिलीव नहीं, आप सिस्टर से पूछ लो। वो सिस्टर से पूछा, कह रहे वो मुझे भी दिखती है, मुझे बोलती है खेलो साथ में, ये करो। तो मैंने कहा बेटा इतना नहीं होता, एनर्जी अपना प्रेजेंस तो दिखाती है जितना आप बता रहे हो। ऐसा तो नहीं है आप कोई हॉरर फिल्में वगैरह देखते हो, एक्सट्रीम लेवल हो गया, एक्सट्रीम लेवल हो गया। बोले भैया आप आओ, आप आकर देखो, हो सकता है हमसे हमें इल्यूजन हो रहा हो, बट हम आपको सच बता रहे हैं जो हमारे साथ बीत रहा है। लिटरली उनके चेहरे उतरे हुए थे, उनका बुरा हाल था, और ग्रैंड मदर का मूड था, वो थोड़े दिन बाद चली गई, क्योंकि उनके और भी बेटे थे तो वो उनके साथ रहने चली गई। अब लिटरली जब बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, डर के मारे, मतलब अब उनका ये हो गया कि ना वो घर में खुश रहते थे ना बाहर कितना रहेंगे, और रात भर अब उनको ये होता था कि हमें जाग के काटनी है, क्योंकि हम सो ही नहीं पाएंगे डर के अंदर। तो मैं लिटरली उनके पेरेंट्स आए, फिर उन्होंने छुट्टी ली, स्पेशल छुट्टी ली, वो अच्छे डेजिग्नेटेड पोस्ट पे थे।
छुट्टी लेकर वो आए, उन्होंने अपने बच्चों के पास उन्होंने मुझे बुलाया, मैं देखा, मैं गया, मैंने विजिट की, तो ये बात सत्य निकली कि हाँ एक एंटिटी है, एक लड़की है, छोटा बच्चा जो वहीं रहती है। अब मेरे लिए ये जानना बड़ा मुश्किल था कि वो बच्चा कौन है, कहाँ से आया और क्यों इन्हें तंग कर रहा है। जब हमने अपनी सिद्धियों से कोशिश से ये ट्राई किया, मतलब उनसे इंटरेक्ट करता था वो, हाँ बस वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, हाँ। वो उनसे इंटरेक्ट करता था, वो चाहता था कि उनके साथ जिए। अब ऑब्वियसली अभी हमने बात की ना पैरानॉर्मल, बिल्कुल, और नॉर्मल और पैरानॉर्मल आपस में साथ कैसे चलेंगे, दोनों अलग अलग हैं। बिल्कुल। मैंने जब हमने कोशिश की अपनी सिद्धियों से, जो भी हमें समझ आया मैंने कोशिश की, तो मुझे ये समझ आया, मेरी कैलकुलेशन ये निकली कि ये बच्ची इस घर में आज से नहीं है, जब से ये मकान बना है तब से यही है। ओके। और उसका नक्शा कुछ अजीब था, मतलब उनके अंदर से ग्राउंड फ्लोर पे ये मकान था और इसमें अंदर से ना सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी, अपर ग्राउंड पे, छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। ओके। तो वो अपर ग्राउंड पे सीढ़ियाँ जा रही थी। तो बाकी बिल्डिंग के लिए दूसरी सीढ़ियाँ थी, इसमें छोटा सा रास्ता ऊपर भी था। अब मैं जब गया, मैंने कहा यार थोड़ा तो दिक्कत है। मैंने देखा तो ये महसूस हुआ कि ये बच्ची इस घर में आज से नहीं, जब से ये बना है तब से है, और इसकी डेथ भी इसी घर में हुई है। तो बाद में जब हमने इंक्वायरी की बहुत डिटेल में, क्योंकि उस फैमिली को वो घर बहुत सस्ते में मिल गया था। अब उनके ट्रांसफरेबल जॉब थी, उन्होंने कहा भाई फिलहाल तो अभी यहाँ सेटल नहीं होना, बच्चों को रहना, छोटा भी बहुत है, तो उन्होंने लेके डाल दिया था। लिटरली जब हमने पता लगाया, क्योंकि तब शुरू में तो कोई नहीं पता था, जब डिटेल में पता लगाया तो पता लगा यहाँ पर जो फैमिली रहती थी उसकी कार एक्सीडेंट में या किसी एक्सीडेंट में, बाहर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, डेथ हुई थी, और ये बच्ची अकेली घर में थी बस, और ये यहीं डिप्रेशन में इसकी डेथ हो गई थी। तो बहुत दिन तक इसकी बॉडी बंद रही, किसी को पता नहीं चला, जब पता चला तो वो वहाँ से निकली। तो लिटरली ये आलम था कि उनको फिर उस एंटिटी, उस स्पिरिट की ये सिचुएशन थी कि मुझे ये समझ आ गया कि मैं इससे लड़ नहीं सकता, ना इसको हटा सकता हूँ, क्योंकि उसने अपने आप को पूरी तरह उस घर के साथ जोड़ लिया था। आपने बात करी उससे? मैंने उससे बात नहीं की। देखो ये क्या होता है, एक चीज़ और मैं बताऊँ, लोगों को बहुत लगता है कि ये जो एनर्जी सिस्टम है ये ऐसे काम करता है जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एनर्जीज होती हैं, वो ऊर्जाएं हैं। उस ऊर्जा को हम महसूस करते हैं, वो हमें महसूस करते हैं। उन ऊर्जाओं की एक भाषा होती है, उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं ये क्या चाहती है, इसका क्या इच्छा है। जैसे एग्जाम्पल है कि अगर हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारे पास एंटिटीज़ हैं, जिन चीज़ों को हमने सिद्ध किया हुआ है, वो उनसे इंटरेक्ट करती है और हमें ये पता लगता है कि एक्चुअली में वो क्या चाहती है। तो उस एंटिटी के माध्यम से हम तक कुछ मैसेज आता है, वो मैसेज हम कैलकुलेट करते हैं और फिर हमें समझ आता है कि इसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। ओके। तब मैंने मुझे लगा कि यार अब इसको ज़्यादा छेड़ना तो रिस्की है, और बच्चे यहाँ रहेंगे, हटाने की मैं कोशिश करूँगा तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो कभी कभी मैं बताऊँ अनमोल जी, सरेंडर भी समाधान होता है। मैंने सरेंडर किया, उन बच्चों के लिए वहाँ पर एक ऑरा क्रिएट कर दिया और एक कवच तैयार कर दिया कि जब तक ये यहाँ पर हैं इनको दिक्कत नहीं होगी। पर उनके पेरेंट्स को बोला आप जल्द से जल्द घर शिफ्ट कीजिए। लेकिन बच्चों को उसी घर में दिखती थी, बस उसी घर में दिखती थी, बाहर कहीं नहीं। ये नहीं कि आप कहीं जा रहे हो तो उनके साथ ही जा रहे हो। नहीं, वो घर छोड़ती ही नहीं थी। ऐसी कोई एनर्जी जो साथ जा रही है उसे तो हटाना आसान है। अच्छा, जो साथ जा रही है यानी कि उसका जगह से मोह नहीं है, वो व्यक्ति विशेष के साथ है। तो हमने उस समय मैंने यही कोशिश की कि सरेंडर किया, उसको शांत करने की कोशिश की, अपनी सिद्धियों और मंत्रों के माध्यम से इन बच्चों के लिए कवच तैयार किया और उनको समय दे दिया, क्योंकि मकान एक दिन में तो बदला नहीं जा सकता। फिर उन्होंने भी बहुत तेज़ी से काम करते हुए 3, 4, 5, 6 महीनों में वो घर शिफ्ट कर लिया। वो घर आज भी वहीं है, और मुझे पता लगा कि बाद में भी उसमें कुछ लोग शायद आए थे और उनको भी दिक्कत हुई, तो वो बंद ही है अब सालों से, उसमें कोई नहीं आता है। तो ये मतलब बहुत आसान नहीं था, बहुत ख़तरनाक चीज़ थी, और सरेंडर करके भी समाधान किया जा सकता है। तो हमेशा लड़ना किसी स्पिरिट से आज समाधान नहीं है। बिल्कुल, जैसे ये तो मतलब बहुत शांत स्पिरिट थी कि मतलब ये इसे अपनी जगह से मोह था, इसे अपनी जगह से मोह था, और उन बच्चों से मोह हो गया क्योंकि वहाँ रहने लगे, उसको प्यार मिल रहा था, उसको लगा कि भाई मेरे साथ कुछ हो रहा है, कोई आ रहा है, बस उसको प्रेजेंस चाहिए थी किसी की। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक स्पिरिट की ताकत क्या हो सकती है अगर वो आपको नुकसान पहुंचाने पे आए तो?
स्पिरिट की ताकत ये हो सकती है कि वो किसी भी हद तक जा सकती है। एक ऐसा केस हुआ है मेरे जीवन में जिसकी मैंने भी कभी कल्पना नहीं की थी अनमोल जी। एक ऐसा केस जिसकी सोच भी आप मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। स्पिरिट लिटरली, जैसे हम वो सिगरेट पिक्चरें देखते ना, आत्मा का बदला, वो मैंने महसूस किया जीवन में। कहाँ एक की केस बात के है? अंदर दिल्ली में बहुत ज्यादा हॉन्टेड केसेस हैं, नहीं, या ऐसा दिल्ली नहीं है। ये दिल्ली है, पुरानी दिल्ली? नहीं, पुरानी दिल्ली नहीं है ये, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, पर रोहिणी के साइड का है। ओके। तो हुआ क्या था, और रोहिणी का भी स्पेसिफिक केस नहीं क्योंकि एक फैमिली मैटर था, तो आप कहो तो मैं डिटेल में बता दूं। बिल्कुल सर, प्लीज, मतलब डिटेल्ड। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि पॉडकास्ट और इंटरव्यू में फ़र्क क्या होता है। इंटरव्यू में से ऊपर से बातें होती हैं, पॉडकास्ट में हर चीज़ की डिटेल में जाके बात होती है। जी जी। और यही हमारे आजकल OTT पे हो रहा है और मूवीज़ में हो रहा है जी, कि जी, मूवीज़ बहुत शॉर्ट में ख़त्म हो जाती हैं, OTT पे एक सीरीज़ को इतना बाकायदा बताया जाता है, तो उसमें इंटरेस्ट आता है। और जो आपने फेस किया है, मतलब आप अभी वो बच्चे वाली बात बता रहे हैं, मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि बच्चा वहाँ पे कैसे खड़ा होता होगा, उसके कंधे पे बैठा, मतलब उस लड़के पे क्या बीत रही होगी उस समय, उस घर से नॉर्मल नहीं था। उस घर से निकलने के बाद भी उन बच्चों को नॉर्मल होने में बहुत वक्त लगा, और वो आज भी भूल नहीं पाते इस चीज को कभी। जिस पर बीतती है ना वो जानता है। बिल्कुल। कई लोग आते हैं जो कहते हैं भाई हम रिबेल हैं, हम इन चीजों को नहीं मानते, हमें इन चीजों से कोई मैटर नहीं। ठीक है, सबका अपना अपना व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन जिस पर बीती है उसको पता है। जा तन लागे वो तन जाने। तो ये रोहिणी का केस था। रोहिणी का भी स्पेशल नहीं, ये एक फैमिली का मैटर था। हुआ क्या कि एक फैमिली है, उसमें जो मैंने अभी ऑफ कैमरा आपको बता रहा था कि मेरे एक स्टूडेंट है। बहुत कम लोगों को मैंने जीवन में सिखाया है, तो एक या दो लोगों को थोड़ा बहुत मैंने सिखाया, बहुत थोड़ा बहुत, क्योंकि इंसान इसमें कब लिमिट से बाहर निकलता है पता नहीं चलता, इसलिए सिखाने में भी बहुत मर्यादा रखनी पड़ती है। खुद निकलता है या स्पिरिट निकलवा देती हैं? आदमी का लालच और इमोशंस, आपको किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आ गया, ओके, अब आपको कुछ सिखा दिया, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, ये मर्यादा है, लिमिट में रहना ज़रूरी है। हम लोग चीज़ें तो अब नॉर्मल सीख रहे हैं, पैरानॉर्मल, लेकिन जीवन नॉर्मली जीना है, ये हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है। तो उस केस में क्या हुआ कि एक फैमिली में बहुत अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। बहुत टाइम से उस फैमिली मेम्बर्स को घर में बहुत कुछ अजीबोगरीब दिखना, बहुत तंग आना, कभी कोई लेडी दिखती थी, कभी कोई बच्चा दिखता था। अब वो एक फैमिली थी पूरी, और हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे उनके। अब उनके साथ बार बार दिक्कत होती। तो वो जो स्टूडेंट मेरा था उसको बड़ी दिक्कत हुई। उसको वो बार बार बोलता था कि भैया कुछ अजीब हो रहा है, कुछ अजीब चल रहा है। मैं बोलता था शायद तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं भैया देखो, आप घर आके देखो। मैंने घर आके देखा तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया। मैंने कहा कुछ तो है, पर मैं डायग्नोज नहीं कर पा रहा यार दोस्त, कुछ गड़बड़ है। मतलब कुछ है भी और नहीं भी है, मतलब समझ नहीं आ रहा, उसको डायग्नोज नहीं हो रहा, कुछ दिक्कत ज़्यादा है। अब मुझे इसके लिए तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। मैंने उनको बोला कि अब मैं तुम्हें थोड़ा बहुत सिखाया है और ये तुम्हारे घर का मैटर है, तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए साधना में बैठना पड़ेगा, एंड यू हैव टू कम विद मी टू ऋषिकेश, जैसे समझ पाऊँ कि चल क्या रहा है, चल क्या रहा है तुम्हारे घर में। तो मैं उसको ऋषिकेश ले गया। ऋषिकेश ले जाकर मैंने उसको साधना में बिठाया। कच्चे घाट पे नदी के बिल्कुल किनारे हम बैठ गए और काफ़ी देर तक हमने साधना की। तो साधना करते करते उसके मुंह से बहुत अजीबोगरीब चीज़ें, आवाज़ें निकलने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो गया। तो मैंने कहा कुछ क्या हुआ, क्या दिख रहा था? तो उसने कहा पता नहीं, मुझे पहले मेरे ग्रैंडफादर दिखाई दिए, उसके बाद एक लेडी दिख रही है, फिर एक बच्चा दिख रहा है। तो मैंने कहा उस लेडी या बच्चे को पहचान पा रहे हो आप? बोले नहीं, कुछ नहीं पता। अब उसके बाद जब मैंने साधना की और बहुत कैलकुलेशन, मतलब ये बड़ा डिटेल में केस है, बड़ी साधना और कैलकुलेशन के बाद ये पता लगा कि मैंने कहा यार दोस्त ऐसा है, कोई लेडी है जो तुम्हारी फैमिली से मतलब स्पिरिट है और बड़े लंबा समय बिताकर इंतज़ार करके उसने तुम्हारी फैमिली से बदला लेना शुरू किया है। तो उसने कहा भैया क्या बदला लिया है? मैंने तुम्हारे घर में डेथ हुई है 2। कह रहा हाँ डेथ हुई है। कह रहा और भैया सबसे बड़ी बात उन 2 डेथ की है कि 1 साल के डिफरेंस में सेम डे पे डेथ हुई है। मैंने कहा अच्छा। तो सबसे पहले इनके सबसे बड़े ताऊजी डेथ हुई 31 अक्टूबर, आई गेस इफ आई रिमेंबर द डेट।
एंड उससे छोटे वाले भाई, ये लोग 4 भाई थे, इनके जो लड़के के फादर है ना, ये 4 भाई थे। तो सबसे बड़े जो ताऊ जी थे उसके, उनके 31 अक्टूबर को डेथ हुई है। दूसरे वाले ताऊ जी की डेथ हुई है उससे ठीक 1 साल बाद 31 अक्टूबर को। अब आउट ऑफ सडन नो वेयर ये डेथ हो गई। अब मैं कैलकुलेशन लगाकर मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा सॉरी टू से नेक्स्ट इज योर फादर। तो उसने कहा भैया प्लीज डू समथिंग, बचाओ, ये तो बहुत रिस्की है। मैंने कहा तुमने थोड़ी बहुत पूजा पाठ की है, सीखा है, इसलिए तुम्हारे माध्यम से चीज़ें कनेक्ट हो गई जल्दी, वरना हमें पता नहीं लगता कब क्या हो रहा है। तो बोला कौन है, क्या स्पिरिट है, कैसे है। तो बहुत रिसर्च के बाद मुझे ये समझ आया कि ये स्पिरिट के साथ कुछ गलत हुआ है। तुम्हारे ग्रैंडफादर ने इससे कोई कमिटमेंट किया, ये प्रेग्नेंट हुई, इसके बच्चा हुआ और इसको छोड़ दिया। ओके। अब उसने कहा कि भैया ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कभी। मैंने कहा देखो प्लीज ऑफेंड मत होना, क्योंकि आदमी कई बार सोचता है। मैंने कहा उस समय क्या परिस्थिति रही होगी, क्या सिचुएशन होगी, हमें नहीं पता। करेक्ट। मैं उनको जज नहीं कर रहा, पर मुझे लगता है ऐसा कुछ हुआ और आपको अब अपनी फैमिली में बैठकर बात करके मुझे बताना है सच्चाई। अगर आप लोग मुझे मदद नहीं करोगे तो आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन द डॉट्स। करेक्ट। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, पर आपको पहले अपनी मदद करनी है। तो पहले उसने अपने फादर से बात की, उसके फादर ने स्ट्रेट अवे कहा ऐसा नहीं है, बेकार की बात है, हवा में उड़ा दी। हवा में उड़ा दी। थोड़ा सा लगता भी के बारे में कौन बात है। करेगा। अब उनको लगा, मैंने उसको फिर समझाया, मैंने कहा आप इसको अदरवाइज मत लो, वो बहुत अच्छे इंसान थे, मैं भी जानता हूँ, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी, क्या परिस्थिति रही होगी उसको मत नहीं जज करो, फिलहाल समय अभी बचने का है। तो उनके जो सबसे छोटे चाचा थे, ये 4 भाई थे ना, तो तीसरे नंबर के इसके फादर, चौथे उसके चाचा। तो एक दिन इन सब ने मुझे घर बुला लिया, ये सब बैठे हुए थे, यानी कि दोनों ब्रदर, उनकी दोनों की वाइफ, दोनों के बच्चे। तो छोटे वाले के एक ही बेटा है, इनके एक बेटा एक बेटी है। अब उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। मैंने कहा आप मुझे बताओ आपके घर में जो बेटियां हैं उनका जीवन कैसा है। कह रहा जितनी बेटियां हैं सब दुखी हैं, या तो शादी नहीं होती, या होती है तो टूट जाती है, टूट जाती है फिर होती है, फिर होती है फिर टूट जाती है, या बच्चे नहीं होते, बहुत बुरी परिस्थिति, या खुश नहीं है, बहुत बुरे हालात में है। और सबसे छोटे वाले की तो बेटी नहीं हुई, उसका एक ही बेटा है। मैंने कहा अब थोड़ा सा प्लीज हेल्प मी, बताओ है बताओ सच। तब दबी जबान में छोटे वाले चाचा ने अपने बड़े भाई के कान में फुसफुसाया मेरे सामने कि भैया वो याद है महाराष्ट्रन जिसका पिताजी के साथ थोड़ा सा वो। तब उन्होंने मुझे बताया कि एक महाराष्ट्रन लेडी थी जिसके साथ उनका कनेक्ट था, बट बहुत ज़्यादा उन लोगों को भी पता नहीं था और चीज़ें पता नहीं चल पाई, और फिर वो कहाँ चली गई महाराष्ट्रन आज तक पता नहीं है। ओके। अब मैंने कहा देखो ये जो चीज़ है ना, ये वही है महाराष्ट्रन जो आज आपकी पूरी फैमिली से बदला लेना चाहती है। और उसने लिटरली कई साल इंतज़ार किया है, अपनी ताकत को डबल किया है, उसने अपनी ताकत डबल की है, तब उसने आपके साथ बदला लेना शुरू करा है। क्योंकि दादाजी को तो गुजरे हुए बहुत वक्त हो गया, और इसने बदला अभी पिछले 2 साल से लेना शुरू किया है। और दोनों डेथ जो आपके घर में है वो आउट ऑफ सडन हुई है, और सेम दोनों में से कोई भी बीमार नहीं थे, और सेम डेट पे हुई है। हल्की फुल्की बीमारी सबके साथ है, बट अचानक से होना। तब उन्होंने कहा कि अब क्या करें। मैंने कहा चलो ऋषिकेश, एक बार और रिसर्च करनी है। उनके साथ मैं 4 बार ऋषिकेश गया। तीसरी बार गया तो पहले मैं अकेले गया था उनके बेटे के साथ। हमने फाइनल ये बनाया कि क्या कर सकते हैं, इसे कैसे डिटैच किया जाए, इसे कैसे हटाया जाए। वो बच्चा बड़ा मुश्किल है। वो बच्चा जो था वो छोटा बच्चा था जो उसके बच्चा हुआ था। ओके। उसके बेटी हुई थी और वो बेटी उसके साथ थी, और वो बेटी और वो दोनों मर गए थे दोनों। मतलब उसके बाद उन्होंने सुसाइड किया या मर गए थे कुछ पता नहीं, बट जब से वो मृत हुई थी, क्योंकि उसके साथ जो हुआ हादसा, तब से वो उसके साथ मतलब इसी उसमें थी कि मैं कब अपने आप को इतना ताकतवर बनाऊं और इनसे बदला लूं। बहुत टाइम तक। अब हम ऋषिकेश गए। ऋषिकेश में हमने जाके देखा कि क्या कर सकते हैं। तो हमने एक छोटा सा प्लान बनाया, प्लान ऑफ एक्शन, कि ये चीज़ें करेंगे तब कहीं जाके बात बनेगी। मैंने उसको बोला, उसके घर के उस बेटे को, मैंने कहा तुम्हारी हेल्प चाहिए, जितना तुमने सीखा है ना, तुम्हारी हेल्प चाहिए, और ये बहुत रिस्की हो सकता है। अब उस पूरी फैमिली ने कहा भाई कुछ भी हो सबको बचाओ।
मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई तुम्हारा अपने परिवार पे ये ज़िंदगी भर का समझ लो एहसान रहेगा अगर तुमने अपने परिवार को बचा लिया। तो उसने कहा भैया आपको जो ठीक लगे करो। मैंने कहा बट रिस्की नहीं, बहुत रिस्की है, जान भी जा सकती है। हाँ ये इतना रिस्की था। तो उसने कहा भाई मैं अगर मेरे रिस्क पे सब लोग बच जाएंगे तो प्लीज़। तो हम लोग फाइनली पूरी फैमिली को मैं उनकी लेके, इस वाली फैमिली को जो थे, बाकी लोगों से उनका कनेक्शन था नहीं, मतलब जो ताऊ गुजर गए थे उनके बच्चों के साथ उनका नहीं था। ये दोनों ब्रदर, दोनों की वाइफ, दोनों के बच्चे, हम गए ऋषिकेश। अब हम घाट पे जब अपनी पूजा, वही मेरा प्रोसेस वही रहता है, अपनी हमने बलियाँ तैयार की, 2 3 4 बलियाँ हमने तैयार की और उनको किसी तरह, क्योंकि अगर मैं उन्हें यहाँ से डिटैच करके ले जाता तो वो नहीं जाते, मैं पूरी फैमिली ले गया वहीं पे। अब मैंने वहीं से डिटैच किया और पूजा में हम बैठ गए, उनको साथ बिठा दिया उनके बेटे को कि तुम्हें इस मंत्र का ऐसे ऐसे जाप करना है। तो अनमोल जी एक मोमेंट आया कि उसका गला चोक हो गया और उसकी सांस ऑलमोस्ट रुक गई, चेहरा उसका लाल पड़ गया। और इससे पहले वो मतलब वो गिरता, मैंने उसको एकदम संभाला थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी साथ में बैठ के साधना कर रहा था, उसको संभाला तो उसने होश में आया। और वो जो आधे घंटे तक रोया है, नदी बह रही है सामने, मैं आपको बताऊंगा, मैं गूज़ बम्स, इतना रोया इतना रोया इतना रोया जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब सुबकियों के साथ वो रोया, जैसे हाउलिंग होती है ना, उस तरीके से वो रोता रहा बहुत देर तक। और मैं समझ गया था ये क्यों रो रहा है, तो मैंने उसको रोने दिया। वो नहीं था, वो नहीं था, वो लेडी थी जिसका पश्चाताप था। वो बहुत रोई, मैंने उसको प्रणाम किया, उसको उससे क्षमा याचना करवाई पूरे परिवार की, और उसको जो भोग देना था वो दिया और कहा कि ये जो भी अब तक तुमने कर दिया नुकसान, उतने को अपना बदला समझो और अब इन्हें इनकी क्षमा का दान दो, इन्हें छोड़ दो। लिटरली मैंने उसको, फिर उसको जब हमने प्रवाहित किया आधा घंटा, वो जो वो लड़का रोया है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बात बता देना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता उसका परिवार उस बच्चे की कितनी वैल्यू करता है। अगर वो देखें कभी इस पॉडकास्ट को तो समझेंगे कि उसने उस पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया है। कभी कभी ना कदर नहीं होती, इस प्रोफेशन बड़ा रिगार्डलेस जॉब है, बिल्कुल बहुत रिगार्डलेस जॉब है। लिटरली वो बहुत रोया और उसके बाद उसने अपनी बॉडी का ये हाल हो गया था, वो वहीं पत्थरों पर नदी के पास लेट गया। बहुत मुश्किल में उसको उठाकर 2-3 लोग पकड़ के हम ले गए। हम लोग पूरी एक टेम्पो ट्रेवलर में गए थे, उसे वहाँ ले जाके पीछे की सीट पे लिटाया। उसे 2 दिन नॉर्मल होने में लगे। उसको जब पूछा सबने में कि तुम रोई क्यों, तो कह रहा मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे याद ही नहीं है कि मैं क्यों रोया। बस मेरा उस टाइम इमोशंस ये थे कि मुझे रोना है और बहुत तेज तेज रोना है। ओके। इसका जो रिजल्ट आया, उस लड़के की बहुत सालों से शादी नहीं हो रही थी, पूरा परिवार ढूंढ रहा था, बहुत ढूंढ रहे थे, सब कुछ ठीक, ईश्वर की कृपा, अच्छे मतलब फाइनेंशियली भी दे आर गुड सेटल्ड, अच्छा प्रोफेशनल लाइफ, एनडीटीवी जैसे बड़े ब्रांड के साथ वो जुड़ा हुआ था। तो बहुत सब कुछ होने के बावजूद शादी नहीं होती थी, कहीं भी रिश्ता देखते थे। ये क्रिया ख़त्म हुई, वो डिटैच हुई, घर नॉर्मल हुआ, आउट ऑफ नोवेयर उसको रिश्ता आया एक ऑनलाइन वेबसाइट से महाराष्ट्रन लड़की का। ओके। जो सालों से शादी नहीं हो रही थी, आउट ऑफ नोवेयर उसका रिश्ता हुआ, महाराष्ट्रन लड़की से शादी हुई और उसके पहले बेटी हुई। और ये एक ऐसा मोमेंट था, वो जो जब लास्ट हमने क्रिया की, उस टाइम इतना खतरनाक सीन था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ ना कुछ हो जाए। मुझे डर था कि चलो मैं तो अपने आप को संभालूंगा, मुझे एक्सपीरियंस है, इतनी चीज़ें, इस बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए, परिवार के साथ इतना बड़ा रिस्क अपने ऊपर ले रहा है। बट कहाँ जाकर वो चीज़ जुड़ी है। बिल्कुल। उस महाराष्ट्रन को इनके घर आना था, वो आई किसी और रूप में, उसको बेटी को जन्म देना था, उसने बेटी को जन्म दिया। एकदम कहाँ से कहाँ स्टोरीज, मतलब वो जुड़ा है इसका, ये डॉट्स। वो फैमिली आज भी मौजूद है, वो मेरे बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, मेरा उनके साथ फैमिली लिंक है। और मतलब ये इतनी सत्य घटना है जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। मैंने आपसे कहा था शुरू में, ये केस स्टडी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी कल्पना भी नहीं आप कर पाओगे।
मतलब स्पिरिट इतनी ताकतवर भी हो सकती है? कोई भी स्पिरिट इतनी ताकतवर हो सकती है। अगर जैसे ये तो चलिए सब कुछ पॉजिटिव वे में हो गया वहाँ पे, हाँ। अगर इसका नेगेटिव अगर कुछ भी 1% हम माने तो क्या हो सकता था? वो लड़के की वहीं डेथ हो सकती थी। ओके। उसके फादर की सेम डेट पे जाके डेथ होती, उसके बाद उसके चाचा की सेम डेट पे जाके डेथ होती। ये पूरा परिवार खत्म हो जाना था। इसमें कोई भी जेंट सरवाइव नहीं करता। फादर के बाद बच्चों पे आना स्टार्ट हो जाता। हाँ। ओह, एक बहुत बड़ा केस था एंड दिस इज एक्चुअली लाइक अनरियल। बहुत बहुत डिफ़िकल्ट भी था मेरे लिए, बैकफायर भी हुआ इसमें समय भी बहुत लगा है, बहुत मेहनत लगी है, बहुत शिद्दत लगी है, तब कहीं जाकर हम इसे रिजॉल्व कर। इसमें एक चूक मुझे उनको किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। सर जैसे ये तो मतलब एक घर की बात हो गई। इससे पहले हमने सर घर की बात करी जहाँ पे बच्चे वाली हमने बात करी थी कि उसको वहाँ से लगाव बहुत था उस प्लेस से। ये फैमिली रिलेशन वाला जो हमने सेकंड वाला डिस्कस किया, एक मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है इससे रिलेटेड कि इसमें एक तो फैमिली रिलेशन भी आ गया, घर से जुड़ाव भी आ गया। बहुत सारे खंडर घर होते हैं जो बंद रहते हैं, मतलब उसमें कोई डिटैच नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, या अपने घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं जो बंद रहते हैं, सालों साल नहीं खोल रहे हैं, स्टोर रूम की तरह हम यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी कोई एंटिटी आके बस सकती है? अगर आप उसमें पुराना टूटा हुआ खराब सामान जिसका कोई यूज नहीं है, बिल्कुल आप बेवजह रख रहे हो। देखो, स्टोर रूम जो स्टोर रूम का पर्पस ये होता है कि कोई सामान ऐसा रखना है जो बाद में काम आएगा। इसी दृष्टिकोण से लेकिन कुछ लोग जो है ना, हाँ, 2 स्टोर रूम बनाते हैं। छत पे अलग होता है जहाँ पे सब कूड़ा कबाड़ा भरा हुआ है कि कभी ना कभी काम आएगा, जो कभी नहीं आता। एक होता है नीचे घर में बेडरूम वगैरह में एक स्टोर रूम होता है जो डेली उसकी जरूरत की चीजें निकलती रहती है। जो कभी नहीं काम आने वाला स्टोर रूम है ना, वो इस बात का सबसे इसकी इन्विटेशन है, किसी नकारात्मक ऊर्जा को इन्विटेशन है, जो बहुत कम खुलता है, जिसमें सामान बस पड़ा है सालों से। ऐसी गलती कभी ना कीजिए, ये गलती कई बार नुकसान हो जाती है। और ऐसे घर जो सालों से बने और आप उसमें अचानक से जा रहे हैं, तो ये भी बड़ा रिस्की है। तो अगर जैसे किसी घर में है ऐसा कोई स्टोर रूम, अब हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, वो कह रहे हैं मुझे तो खाली करना है इसे, चलिए मैं निकालता हूँ, तो इसका प्रोसीजर क्या करे वो? मतलब वो वहाँ पे डायरेक्ट तो अंदर जाए ना, आप मना कर रहे हैं कि आपके ऊपर भी अटैक हो सकता है अगर वहाँ पे कुछ हो भी, तो उसको करना क्या चाहिए सही मायने में? देखो, सबसे बड़ी बात है ना कि एक रूटीन बनाए उस स्टोर रूम को, चाहे उसमें से कुछ निकाले या ना निकाले, डेली खोले। उसमें इतनी खिड़की बनाए कि ज़रूरत पड़ने पे आप खिड़की खोल के रखो, उसमें से वेंटिलेशन हो और सनलाइट और ये सब चीज़ें उसके अंदर आए, हवा पास हो। और हर थोड़े दिन बाद कुछ सामान को उठाकर अपनी जगह बदल दो। ओके। सामान को एक जगह मत रखो। और जो सबसे ज़रूरी बात है, जो इंडियन फैमिलीज नहीं करती, भैया जो नहीं इस्तेमाल हो रहा उसे निकाल दो। वो तो निकालती सबके घर की कहानी है वो। नहीं, वो चीज़ फिर नुकसान है। बिल्कुल, वो नुकसान है। सर एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, बचपन से हम लोग देखते आए हैं फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में, हॉलीवुड फिल्मों में, कि सॉफ्ट टॉयज के अंदर एंटिटीज आ जाती हैं। या अगर सबसे ड्रामनी मूवी की बात करें, एनाबेला मूवी में दिखाया गया है कि जो एक डॉल है उसके अंदर एक आत्मा है। तो ये कैसे, मतलब सॉफ्ट टॉय को ही क्यों टारगेट करती हैं कई बार? देखो, ऐसा होता है, पहले तो हम ये समझें कि कोई भी एंटिटी है वो उन चीज़ों के प्रति जल्दी अट्रैक्ट होती है जो बच्चों से जुड़ी हुई हैं। ओके, ठीक है। अब अगर आप पुराने टाइम की बात करो तो जो बच्चे थे वो गुड्डे गुड़िया से ज़्यादा खेलते थे। और पहले जो गुड्डे गुड़िया बनते थे उन सबके फेस ह्यूमन फेसेस थे, ह्यूमन काइंड ऑफ फेसेस बनाते थे। और वो उस फेसेस की वजह से जब बच्चे उनको यूज़ करते हैं और बच्चों की गंध उनके अंदर चली जाती है, तो ऐसे सॉफ्ट टॉयज के अंदर किसी भी एंटिटी का वास आना या उससे जुड़ जाना आसान होता था। और वो उसके माध्यम से उस बच्चों से कनेक्ट कर रही होती है। टेक्निकली उसको ये लगता है कि ये बच्चा इस सॉफ्टवेयर के सॉफ्ट टॉय के ज़्यादा पास जा रहा है, तो हमारे पास भी ऐसे आएगा। तो वो सॉफ्ट टॉय के माध्यम से उसके साथ जुड़ने की कोशिश करती हैं, उसके साथ अटैच होने की कोशिश करती हैं। तो ये आज से नहीं, सालों से चला आ रहा है। आप दादी नानी की कहानियाँ सुनो, वो यही बताते हैं गुड्डे गुड़िया अचानक से चलने लगे, बोलने लगे, उन्होंने ऐसी आवाज़ें निकाली। कितना सच है कितना झूठ एक अलग बात है। मैं ये कहता हूँ कि अगर वो बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा। करेक्ट। और कुछ तो हुआ होगा। इसीलिए आज भी जो सॉफ्ट टॉयज़ हैं वो बहुत बड़ा माध्यम होते हैं और उनके माध्यम से बच्चों के साथ कनेक्ट डेवलप करना एंटिटीज़ के लिए आसान होता है। तो कोई भी सॉफ्ट टॉय अगर घर में बहुत सालों से पड़ा है और बच्चा उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है और आपने स्टोर रूम में बस डाल दिया, तो वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है सालों से,
माइंड इट, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा, मैं दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ, सालों से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, स्टोर रूम में पड़ा है, तो वो नकारात्मक ऊर्जा के लिए एक अच्छा रिसोर्स है, जिसके जब कभी इस्तेमाल होगा वो बच्चे के लिए एक नुकसान का सबक बन सकता है। ओके। तो कोशिश करिए किसी भी सॉफ्ट टॉय को ऐसे यूज़ ना करें। तो जैसे ये तो मतलब पुराने सॉफ्टवेयर की बात हो गई। अगर अक्सर हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, पहाड़ों की बात लेते हैं, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा स्पिरिट्स को कहा जाता है एक्टिव रहती हैं। अगर कोई बच्चा घूम रहा है, उसके हाथ में कोई सॉफ्ट टॉय है, या वो किसी पीपल के पेड़ के नीचे से, किसी भी पेड़ के नीचे से जा रहा है, तो उससे भी कनेक्ट कर सकती है तब भी? बिल्कुल कर सकती हैं। देखो उस सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ी बात क्या है, देखो एक चीज़ और समझते हैं, जो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को एक मिथ के अगेंस्ट ले जा रहा हूँ। बिल्कुल। कि एनर्जी सिस्टम काम कैसे करता है। वो एनर्जी सिस्टम आपकी गंध से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे आपकी स्मेल आ रही है, जिसमें आपकी बॉडी की स्मेल होगी, जिस चीज़ में, हर वो चीज़ उस नेगेटिव एंटिटी के लिए आपसे जुड़ने का रास्ता है। तो ब्लैक मैजिक में भी हम लोग क्या करते हैं, लोग कैसे, मेरे को तो यही पता है ज़्यादातर यही होता है, या तो किसी के शरीर के अंडरगारमेंट्स को लिया जाता है क्योंकि उसमें बॉडी की महक होती है, या शरीर के बाल लिए जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स के इस्तेमाल करने के लिए, नाखूनों का इस्तेमाल होता है, या आज की डेट में मेरे कई केसेस ऐसे हैं जिसमें लिपस्टिक तक का इस्तेमाल हुआ है। लिपस्टिक से तंत्र? लिपस्टिक से तंत्र हो रहा है। अगर आप डेली एक लिपस्टिक को यूज़ कर रहे हो और आपकी लिपस्टिक अचानक से चोरी हो गई है, तो सावधान हो जाओ, यू नेवर नो कि उसका इस्तेमाल कोई आपके अगेंस्ट कर सकता है, क्योंकि उसमें आपकी गंध आ गई, आपका सलाइवा आ गया उसके अंदर। बहुत सारी चीज़, काम तंत्र, काम शास्त्र में फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फ्लूइड को लेकर भी बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं। तो ये सब बॉडी पार्ट से आता है। इसीलिए मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, सैनिटरी पैड को कभी भी खुले में ना फेंकें। अगर आप सैनिटरी पैड यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें उसे अच्छे से रैप करके अपने घर के डस्टबिन में, और जो भी आपकी जनरल आपके कूड़ा ले जाने वाले हैं जो भी हैं, उस माध्यम से उसको फेंकें। खुले में कुछ लोग कई बार मैंने देखे हैं, जो कि बहुत गलत बात है, सड़क पे फेंक देना या कहीं फेंक देना, ऐसे ये गलती कभी ना करें। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई भी आपका सैनिटरी पैड उठाकर आपके खिलाफ करेगा, क्यों करेगा, जिसको आपसे कोई लेना देना नहीं वो नहीं करेगा, लेकिन जिसको आपसे लेना देना है और जिसको आपके खिलाफ क्रिया करनी है, अगर सपोज उसके हाथ ये लग गया तो उसके लिए सबसे आसान चीज़ है। वो क्या क्या कर सकता है सर इससे? वो इससे वशीकरण कर सकता है, वो इससे स्तंभन कर सकता है, वो इससे विद्वेषण कर सकता है, वो इससे उच्चाटन कर सकता है, वो इससे मारण क्रिया कर सकता है। सेम ऐसे बच्चों के डायपर के साथ भी ऐसे? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य। बच्चों के डायपर को खुले में कभी ना फेंकें। अगर आप फेंकते हैं तो बहुत मुमकिन है उन पर तंत्र क्रिया आसानी से की जाए और वो किसी नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में आ जाए। कई बार हम देखते हैं बच्चा अचानक से रात को डर के उठ रहा है, कांप रहा है, चौंक गया है और आधे आधे घंटे तक रो रहा है, एक एक घंटे तक रो रहा है। रीसेंट केस है मेरे पास जो चल रहा है, एक फैमिली में काफ़ी टाइम से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। वो ट्राई कर रहे हैं कि उसके सोल्यूशन पे हम काम कर रहे हैं, बट उसके घर का जो बच्चा है ना, सबसे ज़्यादा वो उस पर इम्पैक्ट करती है। एक तो वो बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव बच्चा है। कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, वो मेरे ख्याल से 2 साल का बच्चा है, बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं, हर चीज़ पर रिएक्ट करते हैं, किसी भी स्ट्रेन से बात कर रहे तो वो ऐसा बच्चा है। तो ऐसे बच्चों पे जल्दी क्रियाएं होती हैं। तो उस बच्चे के साथ क्या हो रहा है, वो मतलब कुछ दिनों से लगातार डर रहा है और रात को चौंक कर उठता है और घंटों घंटों रोता है, मतलब एक एक घंटे 2-2 घंटे रो रहा है और फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल होता है, सो जाता है। तो जब उस ऊर्जा का प्रभाव कम होता है या जो भी कुछ लाइटें जल जाती हैं, पेरेंट्स सब जग जाते हैं और एनर्जी सिस्टम कमज़ोर होता है उसका, तो वो प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए खुले में डायपर फेंक के अपने बच्चे को खतरे में ना डालें। सही। तो लेडीज़ की बात हो गई, अगर हम जेंट्स की बात करें, हाँ। हम लोग तो कहीं पे भी वॉशरूम चले जाते हैं मोस्टली, तो ये भी गलत होता है? बिल्कुल गलत है। आप देख दाख के करिए। देखिए, आप किसी ऐसे पेड़ के या ऐसी जगह पे एकदम से खुले में वॉशरूम यूज़, मतलब अपना यूरिन पास ना करें जो कि बहुत बड़ा घना जंगल है या कोई ऐसी जगह है। हाँ, अगर आप सड़क पे किसी ऐसी जगह कर रहे हैं, जो कि मैं कहता हूँ वैसे भी नहीं करना चाहिए, बुरी बात है, लेकिन बहुत इमरजेंसी है, आप किसी ऐसी जगह करें, कोई सड़क है, नॉर्मल दीवार है, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सुनसान है या बहुत नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव आसानी से हो सकता है, ऐसी जगह यूरिन पास ना करें। ऐसे कई केसेस हैं, कई स्पिरिट्स ने ऐसे लोगों को अपने पोजीशन में लिया और उसके बाद बहुत टाइम तक उनको दिक्कतें लाइफ में आई हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। अभी पीछे आपने कहा कि बॉडी के अलग अलग हेयर से, मतलब पार्ट्स के हेयर से तंत्र किया जाता है।
अलग अलग पार्ट से मतलब सर मैं इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। अलग अलग क्रियाओं के ऊपर है, जैसे वशीकरण और गर्भ स्तंभन अगर करना है किसी लेडी पे, तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो हेयर हैं वो बहुत अच्छा रिसोर्स है। लोग उसका इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत गलत है, और उसी इस्तेमाल से किसी लेडीज़ पे वशीकरण और काम तंत्र या काम शास्त्र का प्रयोग किया जा सकता है। उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फ्लूइड से भी इस्तेमाल होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो की जाती हैं। और अगर जनरल वशीकरण है या कोई और क्रिया, षटकर्म होते हैं शाबर विद्या में, जितने भी षटकर्म है उसमें बॉडी के किसी ना किसी चीज़ की इस्तेमाल चाहिए, वही गंध, तो चाहे अंडर गारमेंट्स हो। इसीलिए मैं ये भी बोलता हूँ कि अंडर गारमेंट्स को खुले में या बालकनी जैसी जगह में ना सुखाएं जो उड़कर इधर उधर ना गिरे, उसे अंदर घर के अंदर सुखाएं। बाकी जनरल कपड़े आप सुखा सकते हैं। ओके, काम तंत्र अभी आपने बोला, ये क्या है? काम शास्त्र, जैसे कामाख्या से निकली हुई जो विद्या है ना पूरी जी, वो काम शास्त्र है। ओके। उस काम शास्त्र में बहुत सारी डिटेलिंग है, बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारे सिद्धियाँ हैं। उसमें अलग अलग सिद्धि में अलग अलग चीज़ का इस्तेमाल होता है। तो कामाख्या में एक सिंदूर विद्या है, एक सिंदूर विद्या का इस्तेमाल में कामाख्या में दिए हुए जो कपड़ा है उस कपड़े के इस्तेमाल से सिंदूर विद्या की जाती है, और उस सिंदूर विद्या का काम वशीकरण में बहुत ज़्यादा किया जाता है। ओके। अभी शैतान मूवी आई थी सर जी, उसमें दिखाया गया था कि एक लड्डू खिला के हाँ, वशीकरण इतना हाई लेवल दिखा दिया गया उसमें, हाँ, कि मतलब ऐसा बिल्कुल रोबोट बन गया एक जना। हाँ, मतलब ये संभव है? मतलब एक लड्डू से असंभव है। सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। लड्डू आज खिलाया, 1 मिनट बाद वो रोबोट बन गई, मैंने देखी है वो मूवी। असंभव है, ऐसा नहीं होता। समझिए, पोजीशन की मैं भी बात कर रहा था, स्टेजेस होती हैं। कोई भी क्रिया लगातार की जा रही है और काफ़ी समय तक की जा रही है, और उस व्यक्ति पे बार बार उसका प्रयोग हो रहा है, धीरे धीरे इवेंचुअली उसमें चेंजेस आते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो बहुत ज़्यादा अलग बिहेव करने लगते हैं। जैसे मेरे पास एक मेरे फॉलोअर थे, मैं अक्सर उनका एग्जांपल देता हूँ कि वो एक वक्त था, वो ये कहता था लड़का कि मैं अपने पेरेंट्स को अपनी चमड़ी की जूतियाँ बनवा के दे दूँगा, मैं इनसे इतना प्यार करता हूँ। और एक वक्त आया कि वशीकरण के चलते शादी के बाद उसने अपने पेरेंट्स पे हाथ भी उठाया। तो वशीकरण होता है, लेकिन इस लेवल का नहीं कि तुम बैठ जा, उठ जा, चल पड़, हंसने लग, रोने लग। मैंने तो देखो अपनी लाइफ में ऐसा वशीकरण नहीं देखा। वशीकरण भी अलग अलग तरीके का वशीकरण होता है, अलग अलग विद्या से निकला हुआ अलग वशीकरण। शाबर विद्या का वशीकरण जनरल वशीकरण होता है, मोर ऑफ। सबसे हार्ड वशीकरण कौन सा होता है, मतलब जिससे इंसान निकल ही नहीं पाता? ऐसा नहीं है, हर क्रिया का काट भी है, मतलब टाइम वाइज। जैसे काम शास्त्र का वशीकरण सबसे खतरनाक माना गया क्योंकि वो जनरल वशीकरण नहीं है, और उसकी अवधि भी लंबी है, और वो ज़्यादातर पार्टनर्स रिलेटेड होता है। ओके। कि हम किसी एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर को लोग करने के लिए करते हैं, मिलाने के लिए या एक दूसरे के लोग नज़दीक लाने के लिए। वो सबसे खतरनाक होता है, जिसमें मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा शाबर विद्या में जो वशीकरण है वो जनरल वशीकरण है। उसमें ये है कि किसी को हम थोड़ी बहुत देर के लिए सम्मोहित करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे केसेस सुने हैं, रास्ते में किसी ने कुछ सुंघाया और उसके बाद उसने अपने सारे जेवर भी उतार के दे दिए, सब कुछ चोरियां भी हो रही हैं। तो ये भी एक तरीके का सम्मोहन है। वशीकरण के बहुत अलग अलग एग्जाम्पल है। मैं आज एक ऐसा एग्जाम्पल आपको दूंगा जिसकी शायद आपने कभी, जिसकी बात तो सुनी है पर आपको पता ही नहीं कि वो वशीकरण है। महाभारत में जब अर्जुन ने ये वो एक प्रतिज्ञा ली कि अगर आज मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, भगवान श्री कृष्ण को इस बात पे उसकी बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने पूरी महाभारत में एक ही बात समझाई है, कर्म करना है। बिल्कुल। कर्म ही नहीं है कर्म खिवैया। मैंने एक भजन लिखा, उसकी लाइन थी कि कर्म ही नहीं है कर्म खिवैया, फल चिंता बेकार है, तेरा जीवन कर्म का सागर, काहे ढूंढे फल की घाघर। घाघर इतनी सी, सागर इतना बड़ा। करेक्ट। तो कृष्ण जी को बहुत गुस्सा आया। कृष्ण जी चाहते तो सुबह ही सुबह जयद्रथ मिला के मरवा देते। उन्होंने कहा बेटा तुमने गलती की है तो भुगतो। शाम तक लेकर उसे दौड़ते रहे। जब शाम होने वाली थी और अर्जुन को अब यह लगा कि शाम होने वाली है, जयद्रथ नहीं मिल रहा, अब मुझे अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी। जब वो फ्रस्ट्रेट हो गया तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, आज तक हम सब लोग जानते हैं, उन्होंने सूर्य को डुबो दिया था। प्रकृति ये कहती है सूर्य कभी नहीं डूबता। बिल्कुल। सूर्य ना छिपता है ना डूबता है, वो एक जगह दिख रहा है, दूसरी जगह नहीं दिखेगा, दूसरी जगह दिख रहा है, तीसरी जगह पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी घूम रही है। तो कृष्ण जी ने सूर्य नहीं डुबोया, कृष्ण जी ने एक मास वशीकरण किया पूरी सेना के ऊपर
और पूरी सेना को यह एहसास दिला दिया कि सूर्य डूब गया है। और जैसे ही जयद्रथ सामने आया, उन्होंने उस वशीकरण का प्रभाव खत्म कर दिया। इसे कहते हैं मास वशीकरण। और प्रभाव खत्म हुआ तो सूर्य दिखने लगा, अर्जुन ने उसका वध कर दिया। तो ये मास वशीकरण था। महाभारत यदि आप पढ़ेंगे ना डिटेल बड़ी, तो उसमें इसका वर्णन है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सूर्य छुपाया है, उन्होंने मास वशीकरण किया है। उस मास वशीकरण जो जनरल होता है थोड़ी देर के लिए, भाई वो भगवान थे, उन्होंने इतने बड़ी सेना पे किया। आम आदमी जनरल वशीकरण करता है जिसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है। तो इवेंचुअली आप बार बार उस क्रिया को करोगे तो धीरे धीरे उस बंदे में चेंजेस आने लगते हैं और एक लेवल पर जाके वो काफ़ी चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे सर अगर कोई करा भी रहा है वशीकरण किसी के ऊपर और जो कर भी रहा है, तो इनकी लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट आता है? देखिए, जो व्यक्ति गलत काम करेगा, पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए, करवाने वाला और करने वाला दोनों को इसी जीवन में भुगतना है। कर्मों का फल या तो आप भुगत रहे हो या आपकी संतान भुगतेगी, ये बात याद रखो। भुगतेगी जरूर, 110% भुगतती है। आपकी जो कुंडली आपको मिलती है, जैसे ही पैदा हुए हम कहते हैं कुंडली बन गई, हमारा भाग्य बता रही है। नहीं, कुंडली केवल और केवल आपके कर्म बताती है। पिछले जन्म आपके कर्म बता रही है, इस जीवन के भी। हम भविष्य बता रहे हैं ना कि आपके साथ ऐसा होने की संभावना है। एस्ट्रोलॉजी प्रोवाइड्स अस द बंच ऑफ पॉसिबिलिटीज। एस्ट्रोलॉजी हमें बहुत सारी संभावनाओं के विषय में बताती है जिससे संभव हम अपने कर्मों से करते हैं। एस्ट्रोलॉजी बता रही है आपके साथ जीवन में एक्सीडेंट हो सकता है। हमारी कुंडली हमारे मरने की डेट भी बताती है। हमारी कुंडली हमारी मरने की डेट के बारे में बताती है, डेट एग्जैक्ट नहीं। हालांकि मेरे साथ बहुत खराब हुआ है, मैं बड़ा ईश्वर से डरने लगा हूँ इस बात के लिए कि जिस चीज़ की मैंने डेथ डेट प्रिडिक्ट की है वो एग्जैक्ट उसी डेट के आसपास हो गई, तो अब डर लगता है। लेकिन हाँ, एस्ट्रोलॉजी कभी कभी इतनी एक्यूरेट भी होती है कि वो एग्जैक्ट डेट के आसपास बता देती है, लेकिन हमें सिखाया जाता है गुरुओं के माध्यम से कि हमें नहीं बतानी है। ये हमारा नियम होता है, हम नहीं बताते हैं। कभी कभी बहुत इमरजेंसी में किसी केस में वो दिए। देखो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, वट एवर साइंस इज देयर, इट इज मेड टू हेल्प अस टू चेंज आवर कर्मा, नॉट एट ऑल डेस्टिनी। बिल्कुल, हम फूंक मारें, आग लगे, सिर्फ पिक्चरों में या रसायन लैब में होगा, असल जिंदगी में नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी हमारे कर्म बताती है, उन कर्मों पे चलकर भाग्य में परिवर्तन आ सकता है। बिल्कुल। तो आप एक नई परिभाषा लोगों को दीजिए कि एस्ट्रोलॉजी ने अगर आपको बताया कि आपकी कुंडली में कोई दोष या योग है और आप उसके लिए पूजा करा रहे हैं, तो पूजा करके घर नहीं बैठना है, कर्म फिर भी करना है। पहले जिन कर्मों का रिजल्ट नहीं आ रहा था, अब शायद पूजा के बाद आना स्टार्ट होगा, कर्मों का रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट कर्मों का ही आएगा। रिलीजन इज अ सपोर्ट टू लाइफ, सोल्यूशन एग्जिस्ट इन कर्मा। जब दोनों मिल जाते हैं तो आसान हो जाती है जिंदगी। बिल्कुल। सर, आपने छलावा जो होता है उसका मतलब एनकाउंटर वगैरह कुछ? हाँ, मैंने तो काफी एनकाउंटर किया है। आप उसे छलावा कहो, बहरूपिया कहो, मेरे साथ हुआ है। जो अभी आपको बताऊं, जो हमारे साथ ऑफिस के आई हुई हैं, इनके सामने वो सीन एक बार हो गया था। हम लोग एक पूजा के लिए ऋषिकेश जा रहे थे और मेरा अक्सर एक रूटीन होता है, क्योंकि मैं सुबह ना 7-8 बजे पूजा 6-7 बजे घाट पे करता हूँ, सूर्योदय होते ही। सूर्योदय के बाद हमारी ताकत ज़्यादा और इनकी ताकत कम होती है, और उस घाट पे सुबह कोई लोग नहीं होते, भीड़ नहीं होती, तो शांति में ये क्रिया करनी आसान होती है। इसीलिए मैं रात में जाता हूँ। अब रात में आप कभी ऋषिकेश जाओ तो ऋषिकेश में पीछे की साइड, जहाँ लक्ष्मण झूला साइड है, जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो रास्ता वो है जो आपको डैम से लेके अंदर घुसा रहा है, वो रात को बंद होता है। दूसरा रास्ता है जो आप, जहाँ पे नीलकंठ का रास्ता है, वहां से लेफ्ट नीलकंठ, और आप वहां से राइट अंदर घुस जाते हो। बिल्कुल सुनसान रोड वाला। वो इतना सुनसान है, बहुत सुनसान है। उस सुनसान रोड पर हमने एक ऐसा छलावा देखा जिसने पूरी बॉडी पे, मतलब बहुत अजीबोगरीब कपड़े थे, नीचे लहंगा पहना हुआ था, ऊपर जेंट्स के टाइप कपड़े थे, सर पे एक हैट था, इतनी विजिबिलिटी थी उसकी। तो जो मैम बैठी हैं वहाँ, उन्होंने देखा कि सर वो क्या है। अच्छा, मैंने तो देख के तुरंत कर लिया, तो जो मेरे साथ थे वो मेरे स्टूडेंट ही थे। उन्होंने कहा कि ये कुछ, कह रहे भैया ये क्या है। मैंने कहा देखो ये छलावा है, बिल्कुल ध्यान मत दो, इसे इग्नोर कर दो, आप अपनी गाड़ी चलाओ। कह रहा, तो एक मोमेंट पे ना वो गाड़ी के आगे आ गया। मैंने कहा कुछ होना ही नहीं है, तुम निकाल दो गाड़ी। गाड़ी निकल गई, कुछ हुआ ही नहीं। वो पीछे देखा, कुछ था ही नहीं, आगे देखा, कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ छलावा था।
तो ये छलावे और बहरूपिया भी होते हैं ना, बहरूपिया भी कहा जाता है। लेकिन सर इनमें ये भी कहा जाता है कि मतलब पीछे मुड़ के भी नहीं देखना चाहिए अगर आप आगे आ गए। आपने अगर इनको तवज्जो दी, आपने इनसे कांटेक्ट किया, या आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपकी गाड़ी के आगे आना या आपके पास, आप डर कर रुक गए, आपने इनकी तरफ देख लिया, तो ये आपके साथ होली है, आप इन्हें बिल्कुल इग्नोर कर दो। लेकिन दोस्तों ऐसा मत करना किसी जीते जागते इंसान को गाड़ी से उड़ा दो। मुझे पता है, मुझे पता था वो चला हुआ है, आप ऐसी गलती मत करना। साथ हो लो, मतलब जैसे अभी आपने बताया, मतलब वो आपके साथ हो जाएगा, फिर आपके साथ लग जाएगा, फिर वो एक एंटिटी के रूप में किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ के उसको नुकसान पहुंचा सकता है। और छलावे और बहरूपिया अक्सर ऐसे सुनसान रास्तों पर ही मिलते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते, तो वो रास्ता बहुत सुनसान है, बहुत खतरनाक है, और मैंने अक्सर वहाँ पे इस तरह के एनकाउंटर किए हैं, मतलब हुए हैं मेरे साथ। सर ये तो छलावों की बात रही, एक मैं दोबारा स्पिरिट्स पे आता हूँ। यानी स्पिरिट्स को अटैचमेंट हो जाता है पीपल से, तो मतलब क्या ये हमसे अटैच होती हैं, हमसे प्यार करने लग जाती हैं, या इनको कंफर्ट जोन मिल जाता है किसी पर्सन के साथ, ये इसलिए उसकी तो आकर्षित हो जाती हैं? क्या होता है इनके साथ? ऐसे कई केसेस हुए हैं जो मेरे पास आए हैं जिनको मैंने रिजॉल्व किया है, जिसमें ये देखा गया है कि स्पिरिट किसी ह्यूमन से इतनी ज़्यादा अटैच हो गई है कि उसके साथ उसको छोड़ना ही नहीं चाहती। जैसे मेरा एक केस है कि बेंगलोर का एक केस है, एक लड़की है, उसके कोरोना में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो वो वहाँ पर रेंट पे रहती है और कॉर्पोरेट्स में काम करती है, तो रात को वर्क फ्रॉम होम है, देर रात तक काम करना और ये सब चलता रहता है। तो एक दिन उसके साथ क्या हुआ, रात को करीबन 3 बजे करीब उसके साथ क्या घटा कि उसको ना अचानक उसके फ्रिज से आवाज़ आने लगी। फ्रिज से आवाज़ आ रही, बहुत तेज़ आवाज़, बहुत तेज़, मतलब उसको लगा शायद कंप्रेसर में कुछ इशू है। वो उसके पास गई तो फ्रिज ठीक नॉर्मल बंद आवाज़। अब वापस आए पीछे, फिर आवाज़ आनी शुरू जाए, फिर आवाज़ आनी शुरू है। अब उसको लगा यार कुछ तो गड़बड़ है, तो अब उसे समझ नहीं आया, थोड़ी देर बाद वो आवाज़ बंद हो गई। उसके अब सुबह रात के 3 बजे वो किससे क्या इतने में एक लाइट थी रूम की, वो बार बार फ्लक्चुएट होने लगी, बंद खुल। तो उसको लगा यार कुछ पावर का इशू सडनली हो रहा है, पहले कभी कुछ नहीं, पावर का कुछ इशू है। तो वो दूसरे रूम में चली गई देखने, पर दूसरे रूम के सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वापस आए तो ये लाइट भी ठीक हो गई। अब उसे थोड़ा सा लगा यार कुछ नॉर्मल नहीं है, तो उसको लगा, उसने कहा चल यार कुछ खा पी और सो जा। वो टीवी ऑन करके रखती है, तो टीवी देखते देखते ना वो किचन में गई, किचन से वापस आई, टीवी बंद। एंड द मोमेंट वो बैठी, टीवी अपना आप स्टार्ट हो गया। अब उसका डर जो है ना वो एक्चुअली में एक्सट्रीम था। उसने अपने एक कज़न को फ़ोन किया और उसको बोला भाई ऐसे ऐसे गड़बड़ हो गई है, तू प्लीज़ आ जा। वो कज़न थोड़ा दूर था, उसको आने में लगभग 2 घंटे, तो 2 घंटे बाद आया और 5 बजे तक वो पहुंचा। तब तक थोड़ा बहुत चीज़ें सेटल हो गई थी। वो कज़न आया और सब कुछ नॉर्मल। 2 दिन वो कज़न उसके पास रहा, कोई इशू नहीं हुआ। अब उसने जब मुझसे ये बात करी तो मैंने कहा बेटा मैं जो डायग्नोज कर पा रहा हूँ या मैं जो कर पा रहा हूँ उसके लिए मुझे एक चीज़ जाननी है और मुझे सच बताना। जब ये घटना घटनी शुरू हुई उससे कुछ देर पहले तक आपने किसी से बहुत टाइम बाद बहुत देर तक फ़ोन पे बात की है? उसने कहा सर आपको कैसे पता? मैंने कहा बताओ पहले। बोले सर मेरा एक बॉयफ्रेंड है, बहुत टाइम बाद हम लोगों ने इतनी देर तक रात को मैं 1-2 घंटे से उससे बात कर रही थी और 2 घंटे तक हमने बात की है, और जैसे ही मैंने उसका फ़ोन मतलब मैं डिस्कनेक्ट किया है उसके बाद से ये सब कुछ शुरू हो गया। मैंने कहा अच्छा फिर आगे क्या हुआ बताओ? कह रही सर आगे क्या, उसके बाद जब वो कज़न चला गया तो एक दिन शाम को मेरा बॉयफ्रेंड आया, तो हमने कहा भाई ठीक है हम साथ को आज वो स्टे करेंगे। उसके साथ बैठते ही उसकी बॉडी में एक हीट जनरेट होने लगी लड़की की, और उसको एकदम से मतलब बहुत अजीब लगने लगा। और उसकी जो कैट है ना, उसने कैट पाली हुई है, बहुत वियर्ड रिएक्शन करने लगी। मतलब जनरली उसका नेचर है कि वो दूसरों से दूर रहती है मतलब बॉडी से, पर वो उसके चिपकने लगी एक ही साथ, उसके ज़्यादा मतलब और अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लगी। और एक मोमेंट पे उसकी बॉडी में इतनी हीट जनरेट हुई, उसको लगा यहाँ पर किसी ने उसको कुछ किया है। द मोमेंट उसने अपने हाथ को ऐसे अपने पार्टनर को कहा कि देखो क्या है, उसने देखा हटा के टी-शर्ट, तो वहाँ पर 3 नाखून के निशान थे बहुत बड़े, लिटरली आउट ऑफ नोवेयर।
आउट ऑफ नोवेयर बड़े नाखून के निशान थे। और ये नाखून वाले इंसिडेंट ना मेरे 2 केसेस में, सिमिलर केसेस में ऐसा हुआ है। वो इतने विजिबल निशान थे कि वो घबरा गई उस टाइम। सीरियसली सर? मतलब हाँ, ये हुआ एग्जैक्टली। विजिबल निशान थे वो नाखून के। और उसके बाद उसने लिटरली, जो दूसरा केस था उसमें तो लिटरली जिस क्लाइंट के साथ हुआ था उसने मुझे फ़ोटो भेजी है, तो वो जो नाखून के निशान थे उस लड़की के, वो कितनी घबरा गई। और वो जब तक उसके साथ बेचैनी बनी रही, जब तक उसका पार्टनर वहाँ से चला नहीं गया। अब उसने मुझसे पूछा, सर है क्या? तो मैंने कहा, बेटा ये जो स्पिरिट है, पता नहीं वो कहाँ गई थी, वो कहाँ से उससे अटैच होकर आ गई। और अब उसका इतना अटैचमेंट हो गया कि वो ये भी बर्दाश्त नहीं कर रही कि उसके साथ कोई और जुड़े, उसका कोई पार्टनर उसके साथ जुड़े। तो लिटरली उसने उसको नुकसान पहुंचाना या उसको गुस्सा दिखाना शुरू किया। वो जो फ्रिज में था, वो जो टीवी का बंद होना, वो लाइट का, वो उसका एग्रेशन था जो उसने उसको दिखाया कि तुमने फोन पे बात करी है तो मैं गुस्सा हूं। हाँ, शी वॉज हैप्पी टू बी विद हर। लिटरली उसके साथ इतना बुरा मतलब इंसिडेंट हुआ था। उसका कजिन आया, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं, कजिन के साथ उसे कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन नॉर्मल गए क्योंकि भाई है वो। तो दिस वाज अ जेन्युइन इंसिडेंट। ऐसे ही एक और किस्सा था, एग्जैक्टली सेम चीज थी। मौजूदा प्रेजेंस बताती थी, बाकी कुछ नहीं करती थी। नहीं, नुकसान उसने उसको फिर एक टाइम के बाद अपने गुस्से में, एग्रेशन में, तो फिर वो कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है ना। जब उसने फिजिकल डैमेज शुरू कर दी और द मोमेंट हमने उसका वो ट्रीटमेंट किया और वो सब ठीक हुई, अगले दिन ना वो बॉडी पे निशान होते हैं ना कुछ होता है, सब नॉर्मल। मतलब निशान गायब हो जाते हैं। जबकि आज की डेट में मैं कह रहा हूँ, आपका अपना नाखून आप मारो, कम से कम 4 से 5 दिन उसे ठीक होने में, सबसाइड होने में लगता है। ये एग्जैक्ट ऐसा ही एग्जैक्ट केस मेरे एक और क्लाइंट के साथ हुआ था। और बहुत, उसका तो खैर बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस था, बट ये भी बहुत डेंजरस था। तो ये स्पिरिट अपनी प्रेजेंस को दर्ज करती हैं। उनके साथ क्या हुआ था जो आप सेकंड बता रहे हैं? उनके साथ क्या हुआ, वो लोग एक ऐसी जगह गए थे स्पिरिचुअल प्लेस पे किसी, और स्पिरिचुअल प्लेस पे जाकर वो एक कोई फ्रेंड के रेफरेंस से किसी प्रॉपर्टी में रुक गए। तो उनको था भाई ठीक है, फ्रेंड का है और कुछ खरीद देना वेना भी नहीं है, और वो टाइम का वो काफ़ी दिन से बंद भी था घर। और वो 2 कपल थे, मतलब 3-4 फ्रेंड्स थे, जो कपल उनमें शायद एक ही था। तो जो कपल था वो बेसिकली, तो जो हस्बैंड है वो बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है और बहुत कहते हैं स्ट्रॉन्ग स्टेट ऑफ माइंड और कन्विक्शन वाला, प्योर फ्रॉम हार्ट, इस तरह का इंसान है। और ईश्वर का नाम जपना हर समय, वो इस तरीके से। वो वहाँ पर गए और वहाँ पर उसको ना अचानक से कुछ अजीबोगरीब महसूस हुआ उसको। तो सबको थोड़ा थोड़ा हो रहा था, जितने लोग मौजूद थे, पर कोई बात करने को तैयार नहीं था। क्योंकि जनरली ये एक और बात है कि लोग इन चीज़ों पे जल्दी से बात नहीं करते, उन्हें लगता है फियर ऑफ बीइंग गेटिंग जज्ड। सामने वाला हंसी उड़ाएगा, मजाक उड़ाएगा, तुम झूठ बोल रहे हो, मजाक। लेकिन जब रहा नहीं गया तो हस्बैंड ने अपनी वाइफ से कहा कि यार मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है यहाँ, मुझे अपनी चेस्ट पे बहुत हैवीनेस लग रही है, और वो हैवीनेस इतनी है कि मेरे को घुटन लग रहा है। तो उसने कहा हो सकता है तुम्हें वैसे महसूस, गैस वैस हो रही हो, आप कैप्सूल ले लो। उसने ले लिया, लेकिन फिर रात को वो लगा दिक्कत हुई। अब 1 रात बीत गई, एक दिन एक रात बीतने के बाद जो कुछ लोग थे वो चले गए, खाली हस्बैंड वाइफ रह गए। अब जो रात वो सोए, सुबह जब वो उठे तो हस्बैंड ने वाइफ को बोला इमीडिएट निकलो यहाँ से। तो उसने कहा नहा तो लेते हैं। उसने कहा नहीं, मुझे कुछ रात को आवाज़ भी आई है और यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो लड़की ने कहा हाँ भाई, महसूस तो मुझे भी हो रहा है, बट आई थॉट कि पता नहीं क्या है। उसने कहा निकलो यहाँ से तुरंत। वो दोनों निकल गए, वहाँ से निकल गए। तो बाद में कुछ सामान वहाँ रह गया, तो लड़का स्पेशली अपने एक दोस्त को लेके गया। अब लड़कों में मैन वो एक होते हैं ना कि यार हम देखेंगे क्या है, हम डरते थोड़ी हैं। वो दोबारा गया, ऊपर तक गया, कुछ सामान वामान लेने, और छत तक देख कर आ रहा है सब कुछ। वाइफ ने मना किया, वो नहीं माना, वो आ गया वापस आकर उसने, वो लोग अपने घर आ गए। लड़की ने मुझे घर आते ही फ़ोन किया कि सर मुझे ना ऐसे ऐसे गड़बड़, पूरी फैमिली फॉलो करती है बहुत टाइम से। उसने कहा सर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, आप प्लीज़ देखो, मेरे को डर लग रहा है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मैंने देखा, नोटिस किया अपनी सिद्धियों से, जो भी चेक किया। मैंने कहा बेटा गड़बड़ तो है, पर अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे 2-3 दिन का टाइम चाहिए, आप आकर मिलो, मैं फ़ोन पे नहीं बता सकता। तो उसने कहा ठीक है सर। अब 2-3 दिन बीत गए, मुझे भी ध्यान नहीं रहा, उसका भी कोई फ़ोन नहीं आया। 2-3 दिन बाद वो अपनी मदर इन लॉ और अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ आई। उसने कहा सर आपने चेक किया? अच्छा, सिस्टर इन लॉ मदर इन लॉ को अपना काम था मुझसे, वो बाई चांस साथ आ गई कि सर आपने चेक किया?
मैंने कहा हाँ मैंने तो चेक किया। तो कहती सर मुझे तो वैसे तो लग रहा है सब ठीक है, लेकिन फिर भी आप बताओ कुछ है क्या। मैंने कुछ नहीं बेटा, बहुत कुछ है। बोली क्या है। मैंने कहा एक स्पिरिट है जो पूरी तरीके से आपके हस्बैंड के साथ अटैच हो गई है और वो उसे अपने पार्टनर के रूप में देखने लगी है। और लिटरली वो इतनी एग्रेसिव है कि अभी वो पोजीशन की स्टेजेस में है, तो पूरी तरह पोजेस नहीं किया है, लेकिन उसने अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर दिया। और मुझे जो लगता है उस एनर्जी का, एक कभी कभी हम एनर्जी को इतना महसूस करते हैं, देख लेते हैं कि पता लग जाता है कि किस तरह का विजुअलाइजेशन है। तो मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि वो इस रंग की, जैसे येलो कलर की साड़ी उसने पहनी है जो उसको दिख रही है। उसने वो उस टाइम एकदम से स्तब्ध हो गई, हैरान हो गई। बोली तो उसने अपने सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ को बोला कि आपने सर से कोई बात की है पहले। उसने कहा नहीं हमने तो कोई बात नहीं। वो इसलिए सरप्राइज थी कि एक दिन पहले उसके हस्बैंड ने सेम चीज उसे बताई थी जो उसने मुझसे डिस्कस भी नहीं की थी कि येलो साड़ी में मुझे कोई लेडी दिख रही है और ऐसे सपने में, और मेरे को साथ मतलब वो मेरे से अटैच होना चाहती है। अब वो इस बात से इतनी सरप्राइज, सर कही सर मुझे नहीं पता, आप अभी घर चलो विजिट पे, जनरली मेरे को टाइम चाहिए होता है। मैंने कहा नहीं बेटा मैं बिजी हूँ अभी। कहती सर प्लीज़। उसने बहुत रिक्वेस्ट किया तो दे टुक मी। मैं उनके घर गया। घर जाते ही इट वाज ऑल क्लियर टू मी, मुझे सब कुछ समझ आ गया कि यही है। तो मैंने कहा बेटा देखो हटाना पड़ेगा, बहुत एग्रेसिव है, बट अभी मैं 2-3 दिन बिजी हूँ। तो उसने कहा सर मुझे नहीं पता आप अभी हटा। मैंने कहा नहीं हटा सकता, मेरी और कमिटमेंट्स हैं, अब मुझे टाइम दो, मैं करता हूँ कुछ, इतना कर दूंगा आपको तंग ना करे, आप ज़्यादा कुछ हो तो मुझे बताना। अभी तक उसने ये बात अपने घर में, अपने इन लॉज में सबको पता थी। तो उसकी मदर इन लॉ को भी उसने महसूस कराया, उस स्पिरिट ने, उसको लग रहा है कि पीछे से कोई गुजर रहा है। सिस्टर इन लॉ को लिटरली उसने ऐसे टैप करके सोते हुए को जगाया 2-3 बार। वो सिस्टर इन लॉ थोड़ी स्टेट ऑफ माइंड स्ट्रांग है, वो कह रही भाई ठीक है जो भी है मैं तो सो रही हूँ। अब ये दोनों, अब मैं उनके घर गया ना, तो लिटरली मैं उनके घर पहली बार गया था। मैंने उनको देख के बताया, मैंने बेटा आप इस साइड सोते हो या इस साइड सोते हैं आपके हस्बैंड। बोली हाँ सर। मैंने कहा वो आपके साथ ही सो रही है आजकल। अब उसका डर का सीमा ये है कि वही मेरे को स्पिरिट के साथ रात बितानी पड़ रही है, तो मन में भी एक हो जाता है ना, तो वो डर ज़्यादा गई। खैर एक दिन उसका फिर से फ़ोन आया मुझे। उसने ना अभी तक अपनी मदर को कुछ नहीं बताया था। अब तो उसने फ़ोन पे ना उनके घर के बाहर ना आंगन में एक स्विंग है, उस पर बैठी हुई थी। उसने अपनी मदर को बताया, तो मदर को बता के वो बाहर चलने लगी, गेट तक आ गई। गेट से जैसे वापस गई तो वो स्विंग बहुत तेज 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 चलने लगा। अब यहाँ उसका डर बहुत हावी हो गया। तो उसने मुझे फ़ोन करा, सर मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है हमारे साथ, आप प्लीज़ कुछ करो। मैंने कहा देखो बेटा मुझे लग रहा है कि अभी ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है, मैं ट्राई करता हूँ कि कल शाम को मैं निकल जाऊँ, इससे ज़्यादा जल्दी मैं नहीं जा सकता। और मुझे लगता है अब जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पोजीशन की जो मुझे उम्मीद थी कि टाइम लगेगा, पर वो जल्दी पोजेस कर गई है और वो बहुत एग्रेसिव हो गई है। इसकी वाइफ को कुछ नहीं कहती थी? इसकी वाइफ को वो कुछ नहीं कह रही, वो अपनी प्रेजेंस दिखा रही है ना। अब इनको उसने डराना शुरू कर दिया लिटरली। तो मैंने कहा अगर कुछ होना तो प्लीज़ मुझे इमीडिएटली बताना, कल मैं जाता हूँ ऋषिकेश और कुछ भी करके इसको हटाते हैं। उसने सर प्लीज़ आज चले जाओ, मेरे तो एक एक रात काटनी मुश्किल हो रही है, डर लग रहा है। मैंने कहा प्लीज़ बेटा मेरी भी अपनी कमिटमेंट्स हैं, लेट मी गिव सम टाइम। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसने मुझे एक व्हाट्सएप पे इमेज भेजी जिसमें उसके हस्बैंड के ठीक इसी जगह 3 नाखून के बड़े निशान थे। वो इमेज आज भी मेरे फ़ोन में शायद होगी। वो इमेज उसने भेजी, इसमें 3 नाखून के बड़े निशान थे। अब वो घबरा गई। अब लिटरली उनके लिए ये मतलब दिस इज़ टू मच। अच्छा उस टाइम उसके हस्बैंड ने को, जनरली वो ऐसा नहीं है, बट उसको उस टाइम उसने अपनी वाइफ को बहुत वो करा। मैंने उनको कहा था बेटा कोशिश करनी है कि आपको साथ में मिलना नहीं है जब तक हम इसका वो ना कर लें, क्योंकि मुझे नहीं पता स्पिरिट का कितना इम्पैक्ट रहेगा और वो कैसे रिएक्ट करेगी सिचुएशन में। और हस्बैंड उल्टा उसको फोर्स करे टू बी अटैच्ड। तो लिटरली उसने अपनी सिस्टर इन लॉ को फोर्स किया कि आज की रात तुम हमारे बीच में सो। तो कुछ क्रिया करनी थी मुझे ऋषिकेश जाके। तो मैंने कहा जैसे ही मैं दिल्ली से निकलूँगा आई टेल यू टू डू समथिंग। गंगा जल के साथ आपको ऐसे घर के बाहर रेखा बनानी है ऐसे करके, सो दैट किसी भी मोमेंट से वो बाहर ना आए, मैं कंट्रोल कर पाऊँ उसे ईजिली। मैं गया सुबह। तो उस रात को इतनी दिक्कतें हुई, मैं आपको क्या बताऊँ अनमोल जी, कि वो मेरे को, मैं जैसे ही प्रोग्राम बना रहा हूँ कैंसिल हो रहा है।
कैब बुक करी, वो कैंसिल हो गई, ड्राइवर ने कैंसिल कर दिया, ड्राइवर नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किलें आई, रास्ते में 2 बार एक्सीडेंट होते बचा, जबकि कभी ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन लिटरली वो स्पिरिट इतनी एग्रेसिव थी। फिर मैं उसे ले गया। अगेन ईश्वर की मतलब बड़ी कृपा है, मुझे लगता है कि मेरी नीयत साफ है, इसलिए मेरी नीयत ही अच्छी है, नीयत से ही नियति होती है, और वो उसको मैं हटा पाया। द वेरी नेक्स्ट डे जब उसका शोल्डर देखा, उस पर कोई निशान नहीं था, ही वॉज ऑल फाइन। बहुत टाइम लगा उन लोगों को उस डर से बाहर आने में। दिस इज अ रियल स्टोरी, आई विल शो यू दैट इमेज आफ्टर दिस पॉडकास्ट। दिस एक्चुअली हैपेंस। और जुड़ी कैसे सर? जिस जगह वो गए उस जगह वो लड़की बहुत सालों से थी, वो जब प्रॉपर्टी जब भी बनी थी ना, उस जगह उस लड़की के साथ कुछ गलत किया गया था और उसने वहीं सुसाइड कर लिया था। उसके बाद उसे पता नहीं सुसाइड क्या मारा, उसको वहीं गाड़ दिया गया, दबा दिया गया, तो तब से वहीं थी। थैंक यू सर इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और जो आपने चीज़ें और जो मतलब केसेस बताए हैं, मतलब मेरे तो गूज़बम्स बंद ही नहीं हो रहे अभी भी मेरे दिमाग में, इतने क्वेश्चन है, बट नेक्स्ट पॉडकास्ट में इन पे और चर्चा करेंगे आपके साथ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।